गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट लिखकर बताइए कि आपको कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो आज ये हम करेंगे नालंदा, क्लास 8th का है ये, पार्ट 13। तो पहला क्वेश्चन है, आदिकाल से हमारे देश कैसा रहा है? आदिकाल से हमारा देश, आदिकाल से हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय को यवन आक्रमणकारियों ने कौन सी शताब्दी में ध्वस्त कर दिया था? 12वीं शताब्दी में। नालंदा विश्वविद्यालय पटना से कितनी दूर है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य की राजधानी पटना से लगभग 90 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। चीनी यात्री हिनसोंग भारत कब पहुंचा? चीनी यात्री हिनसोंग जो लगभग 630 ईस्वी में पहुंचा था भारत में। अब ये है, ज्ञान विज्ञान का केंद्र होने के कारण हमारे यहाँ प्रारंभ से ही किनकी परंपराएं रही है? ज्ञान विज्ञान का केंद्र होने के कारण हमारे यहाँ मंदिरों के साथ मठों में, गुरुओं के आश्रमों में, गुरुकुलों में, विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में विद्यालयों की परंपरा प्रारंभ से ही रही है। अब ये है, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद हमारे यहाँ कौन कौन से विश्वविद्यालय अस्तित्व में आए? जैसे कौन कौन से आए? नालंदा, बल्भी, विक्रमशिला, जगद्दल, ओदंतपुरी आदि। चीनी यात्री हिनसोंग भारत कब आया और उसने क्या किया? चीनी यात्री हिनसोंग लगभग 630 ईस्वी में भारत आया। वह 12 साल रहा यहाँ पर। उसने यहाँ उच्च शिक्षा प्राप्त की और यहाँ शिक्षण कार्य भी किया। नालंदा में कौन कौन से ग्रंथ पढ़े जाते हैं? नालंदा में 18 ग्रंथों के पन्नों के नालंदा में 18 पंथों के ग्रंथ पढ़े जाते थे, जिनमें वेद, वेदांग, हेतु विद्या, ये तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको, तर्कशास्त्र, शब्द विद्या किसको बोलते हैं? व्याकरण को, चिकित्सा विद्या, आयुर्वेद, अथर्ववेद या मंत्र विद्या, साख्य आदि। अब ये गद्यांश है, नालंदा चकित कर दिया, ये देख लेना। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? यवन आक्रमणकारियों ने उसको ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय की विशालता किससे पता चलता है? किससे पता चलती है? जब उसके खंडरों को देखते हैं तो उससे पता चलता है कि वह कितना बड़ा था, कितना विशाल था। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आधार पर खोजा गया? दूसरे चीनी यात्री हिनसोंग की भारत यात्रा वृत्तांत के आधार पर उसका खोजा गया। अब ये MCQs है। 2,500-3 हजार वर्ष पहले कौन सा विश्वविद्यालय अपने चरम उत्कर्ष पर था? तक्षशिला। 12वीं शताब्दी में यवनों ने कौन सा विश्वविद्यालय ध्वस्त कर दिया था? नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय पटना से कितने किलोमीटर दूर है? 90। अब ये दीर्घ है, कैसे कहा जा सकता है कि भारत अनादिकाल से ही ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है? आदिकाल से हमारा देश ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। हमारे वेद जो ज्ञान विज्ञान के अपार भंडार है, विश्व से प्राचीन ग्रंथ है। विश्व की जितनी भी प्राचीन भाषाएं हैं उनमें वेदों की भाषा संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है। अतः कहा जा सकता है कि भारत अनादिकाल से ज्ञान विज्ञान का केंद्र रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी कहाँ से मिलती है? नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हमें प्रमाणिक जानकारी हिनसोंग के यात्रा वृत्तांत से मिलती है। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में चीनी यात्री हिनसोंग ने क्या लिखा? चीनी यात्री हिनसोंग ने लिखा कि भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के कुछ समय बाद यहाँ के राजा शंकरादित्य ने नालंदा में एक संघाराम बनवाया। इसके बाद समय समय पर अनेक राजाओं ने संघाराम और विहार बनवाए। यहाँ कई हजार संघाराम और विहार बनवाए। यहाँ कई हजार भिक्षु विद्यार्थी रहते थे। सभी सुयोग्य व ज्ञानी थे। विद्यार्थी विनयशील हुआ करते थे। संघ के नियम बड़े कठोर थे, सभी उनका पालन करते थे। वे सुबह से रात तक गूढ़ विषयों और मतों पर विचार विमर्श करते रहते थे। वे एक दूसरे की सहायता करते थे। विदेशी विद्वान यहाँ आकर अपनी शंकाएं दूर करते थे। जो विदेशी लोग इसमें प्रवेश कर वाद विवाद करना चाहते थे, उसे सर्वप्रथम द्वारपालों के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ते थे। उत्तर न देने पर लौटे जाते वे। यहाँ सुयोग्य, मेधावी, चतुर एवं विविध क्रियाओं में पारंगत लोग ही वाद विवाद कर सकते थे और ज्ञानी लोग ही ठहर पाते थे। उनमें से कुछ धर्मगुप्त, चंद्रगुप्त, सारमती, प्रभामित्र, विशेषमित्र,
ज्ञानचंद्र आदि थे। शीलभद्र जो यहाँ के प्रमुख आचार्य थे, सदाचारी और सूक्ष्म दृष्टि वाले थे। इन आचार्यों के नाम सर्वविदित थे। अब है नालंदा के बारे में हुई ली ने क्या लिखा। तो हेनसंग ने नालंदा के प्रमुख आचार्य शीलभद्र से 5 वर्ष तक योग दर्शन प्राप्त किया। यह एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, यहाँ जहाँ अध्ययन की कई शालाएं थी। व्याख्यान के लिए प्रकोष्ठ थे, ग्रंथालय थे। व्याख्यानों के लिए प्रवेश और उपस्थिति के नियम भी थे। भिक्षुओं और अन्य लोगों की संख्या 10,000 थी। बौद्ध और ब्राह्मण दर्शन के अध्ययन के साथ साथ 18 पंथों के ग्रंथ पढ़े जाते थे, जिनमें वेद, वेदांग, हेतु विद्या और ये है चिकित्सा विद्या, अर्थवेद या मंत्र विद्या, साख्या आदि सम्मिलित थे। 3 साल के शिक्षण के बाद दीक्षांत समारोह होता था और उपाधियां दी जाती थी। अब ये आशय है, यूरोप के देश जब अपने इतिहास के जिस अंधकार के युग में थे, उस समय से ही हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्धि पा चुके थे। इन पंक्तियों में लेखक का आशय यह है कि आदिकाल से ही हमारा देश ज्ञान, विज्ञान, धर्म और दर्शन का केंद्र रहा है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ के विश्वविद्यालय दूर दूर तक प्रसिद्ध हो चुके थे। विदेशी छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। तक्षशिला एक ऐसा ही विश्वविद्यालय था जो आज से ढाई तीन हजार साल पहले अपने चरम उत्कर्ष पर था। अभी दूसरा है, खुदाई करने पर इस विश्वविद्यालय का जो स्वरूप प्रकट हुआ, उसने सारी दुनिया को चकित कर दिया। इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि खुदाई करने पर विश्वविद्यालय का जो स्वरूप उजागर हुआ, उसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जब यहाँ खुदाई करवाई गई तो यहाँ एक मोहर प्राप्त हुई जो पत्थर से खुदी हुई थी, जिस पर लिखा था नालंदा महाविहार महाभिक्षु संघ। इस शिलालेख पर धर्म चक्र बना हुआ था और उसके दोनों ओर एक मृग शावक।